Hello friends, good morning. I welcome you all in my channel HS Preparation with प्रदीप। और फ्रेंड्स, जैसे कि आप जानते हैं कि अभी न्यूज़पेपर की रीडिंग्स को मैं हमेशा बताता रहता हूँ आपको कि बहुत से न्यूज़पेपर्स में ऐसी कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं जो बाद में आपके एग्ज़ाम्स के लिए करंट अफेयर्स में या कोई भी, जैसे इंडियन पॉलिटी, इंडियन हिस्ट्री, इंडियन या ज्योग्राफी या इन करंट अफेयर्स और जनरल साइंस या किसी और भी सब्जेक्ट्स में आपके बहुत काम आते हैं। और जनरल जो भी क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं, चाहे वो स्टैटिक से हो चाहे वो करंट से हो, जो मैंने सेक्शंस आपको बताए हैं, जो पॉलिटी, हिस्ट्री और ज्योग्राफी से, इसमें से पक्का कहीं ना कहीं वो रिलेटेड रहते हैं करंट अफेयर से। तो अगर हम करंट अफेयर्स के ऊपर थोड़ी सी नज़र रखें तो डेफिनेटली वी कैन मेक good notes and good question out of that, and when our exams are there, then you can revise those questions and definitely आपका जो मार्क्स होंगे वो बहुत इंक्रीज होंगे। ठीक है, तो यही एक स्मार्ट प्रिपरेशन का एक तरीका है जिससे जो है आप एग्ज़ाम क्वालिफाई कर सकते हो। अदरवाइज व्हेन यू गो थ्रू द बुक्स, आप क्या अगर पढ़ोगे और पीछे भूलते रहोगे और आपका रिवीजन भी ठीक ढंग से नहीं होगा, क्योंकि आपके दिमाग में बहुत सी बल्कि इन्फॉर्मेशन होंगी। ठीक है, तो मेरा आपसे यही रिक्वेस्ट रहता है कि जो भी मैं आपको लेक्चर्स दे रहा हूँ, यू प्लीज़ गो थ्रू दोज लेक्चर। हो सकता है थोड़ा डिटेल में जाइए अगर आपको ज़्यादा ही आपको जानने की इच्छा है तो। अदरवाइज़ जो लेक्चर्स मैं आपको बता रहा हूँ ये किसी भी एग्ज़ाम में आपके प्रिपेयर करने में बहुत ही हेल्पफुल होंगे। चाहे आपके सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन के असिस्टेंट कमांडेंट्स के एग्ज़ाम है, या चाहे आपके CDSC का एग्ज़ाम है, चाहे आपका स्टेट PCS का एग्ज़ाम है, चाहे UPSC का एग्ज़ाम है। ठीक है, इन सब एग्ज़ाम्स में जो है ये आपको बहुत अच्छी तरह हेल्प करेगा। अभी रिसेंटली जो मैं टॉपिक ले रहा हूँ आपको, इंडियन पॉलिटी से रिलेटेड एक बहुत अच्छा आर्टिकल जो अभी आया हुआ था और इसमें न्यूज़ में था, वो मराठा रिजर्वेशन से रिलेटेड मराठा जो महाराष्ट्र जो गवर्नमेंट था उसने मराठा जो वहाँ पे कम्युनिटी है उसको रिजर्वेशन दिया था। और महाराष्ट्र हाई कोर्ट ने भी उसको जो है रिकमेंड किया था। ठीक है, और उसको वैलिडेट किया था और उसको एक्ट बना दिया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसको जो है उसको उस लॉ को जो है उसको वापस कर दिया। उसको सुप्रीम कोर्ट जो है उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने सिंपली देट बता दिया कि ये जो आपने जो लॉ बनाया हुआ है वो जो है आपका असंवैधानिक है। ठीक है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, और इससे जो है ये वैलिडेट नहीं करता, ये जो फंडामेंटल राइट को वायलेट करता है, राइट ऑफ इक्वलिटी है उसको वायलेट करता है। इसलिए वी कैन नॉट होल्ड इट और वी कैन नॉट अलो यू टू मेक दिस लॉ। तो अब इससे रिलेटेड जो है आपको जो मेनली क्या है, कोई इसका जो है ये बहुत डिटेल्स में टॉपिक्स भी जा सकता है, बट आपको मेनली क्या याद करना है, जिससे या क्या क्वेश्चंस आपको रखने हैं माइंड में, या कौन से आर्टिकल्स आपको माइंड में रखने हैं, वो मैं आपको बताऊंगा जिससे आपको ये एग्ज़ाम में हेल्प करेगा। ठीक है, तो इससे रिलेटेड जो मैं आपको बता रहा हूँ, देखो इसमें जो मेन आपको आ सकता है, एक तो MG गायकवाड़ कमीशन, जस्टिस रिटायर्ड MG गायकवाड़ कमीशन है, बैकवर्ड क्लास कमीशन, महाराष्ट्र स्टेट बैकवर्ड का क्लास कमीशन है। उसके जो थे ये हेड थे, 9 मेंबर कमीशन था, उसने अपनी रिपोर्ट्स दी थी। ठीक है, और उसके बाद जो आर्टिकल जो इससे रिलेटेड, जो केस से रिलेटेड जो आर्टिकल्स हैं, उसके बाद जो इंदिरा साहनी जजमेंट है, इंदिरा सोनी जजमेंट इस बहुत फेमस जजमेंट है। इसमें बताया गया था कि आप जो है स्टेट्स को कोई भी आप जो है कम्युनिटीज़ के जो जो बैकवर्ड्स कम्युनिटीज़ हैं, या कुछ जो शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स हैं या अदर बैकवर्ड क्लासेस हैं, आप उनमें कोटा जो है आप कर सकते हैं। कोटा जो है आप रख सकते हैं किसी भी रिजर्वेशन में, किसी भी आपको जॉब में, लेकिन दैट शुड नॉट बी एक्सीड 50% ऑफ टोटल पोस्ट। ठीक है, तो उसके बाद जो है कॉन्स्टिट्यूशन की 102nd अमेंडमेंट, ये बहुत सी जगह आपको आता है, जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स। ठीक है, तो 102nd अमेंडमेंट जो है एक कहीं पे भी आपको आ सकता है। तो आपको हो सकता है वो पेयर्स में पूछे, या हो सकता है आपको एक नंबर के क्वेश्चन में कुछ भी होता है कि 102 कॉन्स्टिट्यूशन का 102 आर्टिकल है, ये किससे रिलेटेड है, या हो सकता है आपको पेयर्स में जो बताया मैंने, ये पक्का इसमें यहाँ से कोई ना कोई क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो एम जी गायकवाड़ कमीशन जैसा मैंने आपको बताया कि महाराष्ट्र स्टेट जो स्टेट जो बैकवर्ड क्लास कमीशन था, ये 9 मेंबर्स का इन्होंने अपनी रिपोर्ट दी थी महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट को। उन्होंने रिकमेंड किया था कि यस, जो जस्टिस MG गायकवाड़ उसके हेड थे, उन्होंने बताया था कि 2018 में उन्होंने रिपोर्ट अपनी सबमिट की थी। उन्होंने बताया कि मराठा कम्युनिटी हैज़ लॉस्ट इट्स
एस्टीम विच कैन बी रेमेडिड बाय गिविंग इट रिजर्वेशन, कि जो महाराष्ट्र जो मराठा कम्युनिटी है इसकी जो अपनी जो एस्टीम है वो कम हो गई है, लूज हो गई है, लोस्ट इस एस्टीम, और इसको जो है जब हम रिजर्वेशन देंगे तभी जो है इसको ये है रिगेन हो सकती है, ठीक है। और इसको सोशली एंड एजुकेशनल बैकवर्ड क्लासेस कैटेगरी में आपको इसको रिजर्वेशन देना चाहिए, ये इन्होंने एमजी गायकवाड़ कमीशन ने रिकमेंड किया था। फिर महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट ने इसको ऑन दैट बेसिस जो है इसको रिजर्वेशन दे दिया था मराठा कम्युनिटी को, ठीक है। उसमें एजुकेशन इंस्टीट्यूट में भी दिया था उन्होंने, और उसमें जॉब्स में भी दिया था, ठीक है। वो उसमें 16% दिया था, इन्होंने रिकमेंड किया था एमजी गायकवाड़ कमीशन ने, जिसको बाद में महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने इसको 13% कर दिया। जो अपनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट थी उनकी स्टेट गवर्नमेंट की, महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट की, और जॉब्स में उन्होंने 12% जो कोटा था, कुछ ऐसा कोटा उसको उन्होंने रिकमेंड किया था। बट वो आपको एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, आपसे पूछा जाएगा कि एमजी गायकवाड़ कमीशन किससे रिलेटेड है, तो आप बताओगे कि ये महाराष्ट्र के जो सोशल एंड एजुकेशनल बैकवर्ड जो कमीशन है या ओबीसी कमीशन है उसके हेड है, और उसके उन्होंने ये मराठा जो कम्युनिटी थी उसको रिजर्वेशन के लिए हेड किया था, ठीक है। तो ये डेफिनेटली यहाँ से ये क्वेश्चन बनता है, ठीक है। उसके बाद आर्टिकल जो इससे रिलेटेड है, इसमें जो मेनली जो आते हैं इस जो भी जो कॉन्स्टिट्यूशन जो इन्होंने इंटरप्रिटेशन किया हुआ है, कि उन्होंने बताया कि ये जो आपका लॉ है महाराष्ट्र स्टेट का, दिस इज नॉट इन अकॉर्डेंस विद द फंडामेंटल राइट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, और इट वायलेट्स द राइट ऑफ द इक्वलिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विच इज एनसाइड इन आर्टिकल 14। तो इसमें क्या होता है कि जो फंडामेंटल राइट्स है उससे रिलेटेड उन्होंने पहले बताया था कि आर्टिकल 13 इंपॉर्टेंट है। इसमें बताया है कि ऑल लॉ दैट आर इनकंसिस्टेंट और इन डेरोगेशन, इधर सॉरी थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक हुआ मेरे से, इधर इन डेरोगेशन होना है, INDEROGATION, INDEROGATION, इन डेरोगेशन भी ऑफ एनी फंडामेंटल राइट शैल बी वॉइड। मतलब कोई भी अगर आप कोई भी लॉ ऐसा आप बनाते हो, कोई भी लॉ जो फंडामेंटल राइट को वायलेट करता है या फंडामेंटल राइट के विरुद्ध है, तो वो जो है लॉ जो है उसको, वो लॉ जो है लॉ नहीं है, उसको दैट इज नल एंड वॉइड, ठीक है। और जो उस लॉ की कोई भी मान्यता नहीं है, और उसको जो है नल एंड वॉइड जो है सुप्रीम कोर्ट नल एंड वॉइड कर सकता है, और वो जो असंवैधानिक होगा और वो जो है वैलिड नहीं होगा, वो जो है कानून मान्य नहीं होगा, ठीक है। तो इन अदर वर्ड इज it expressively provide the provide for the doctrine, it must be sorry मैंने इधर थोड़ा डॉक्ट्राइन होना था, इधर डॉक्ट्राइन, ठीक है। तो ये बोलता है कि इन अदर वर्ड इट एक्सप्रेसली प्रोवाइड फॉर द डॉक्ट्राइन ऑफ द जुडिशली, डॉक्ट्राइन होना है इधर, डॉक्ट्रन वन नहीं होना है, डॉक्ट्राइन ऑफ द जुडिशियल रिव्यू। तो मतलब जुडिशियल रिव्यू कहाँ से आपका ओरिजिनेट होता है, ये होता है कि आर्टिकल 13 से, ठीक है। आर्टिकल 13 बोलता है कि कोई भी लॉ जो है जो फंडामेंटल राइट के को वायलेट करता हो वो जो है नल एंड वॉइड है, और उसी से ही जो है जुडिशियल रिव्यू की आपकी डॉक्ट्राइन ओरिजिनेट होती है। तभी तो आपको क्वेश्चन आता है कई बार कि जो जुडिशियल रिव्यू जो है कौन से आर्टिकल से ओरिजिनेट होता है, तो आप लिखो फंडामेंटल राइट सॉरी आर्टिकल 13 से, जो फंडामेंटल राइट को कोई भी लॉ वायलेट करेगा तो उससे जो है आर्टिकल 13 जो है उससे पावर देता है कि कोई भी लॉ, अगर आप ऐसा कोई भी गवर्नमेंट ऐसा कोई भी लॉ बनाती है जो फंडामेंटल राइट्स को that is not inconsistent with fundamental right or in derogation of fundamental right, मतलब फंडामेंटल राइट जो हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं उसके अनुसार नहीं है, या उनसे विरुद्ध कुछ भी, या उनकी जो स्पिरिट है या उनकी जो फंडामेंटल राइट्स का जो कहना है अगर उसके अगेंस्ट है, तो ये जो है आपका आर्टिकल 13 उसको वायलेट कर देता है, वो डेफिनेशन ऑफ जो है लॉ के अंडर आता है, ठीक है। और उसको जो है सुप्रीम कोर्ट को पावर दी गई है, दैट इज अंडर आर्टिकल 32, कि ये जो है उसको लॉ को रिव्यू कर सकता है, और उसके खिलाफ जो है आप वो जो है इवन वो उसको इंटरप्रेट कर सकता है, और वो जो लॉ को अल्ट्रा वायर डिक्लेयर कर सकता है कि दैट इज नॉट
इनकंसिस्टेंट विद फंडामेंटल राइट, दैट इज अंडर आर्टिकल 32। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट को पावर दी गई है आर्टिकल 32 के अंडर। ठीक है, और हाई कोर्ट जो है उसका संज्ञान ले सकता है, या हाई कोर्ट में जो अगर आप रिट लगाते हो तो हाई कोर्ट उस जो पिटीशन है उसका जो उसका समाधान करेगा, दैट इज अंडर आर्टिकल 226। तो अंडर 226 आर्टिकल को आर्टिकल के अंडर 226 आर्टिकल के अंडर पावर दी गई है हाई कोर्ट को, और आर्टिकल 32 के अंडर पावर दी गई है सुप्रीम कोर्ट को टू डिक्लेयर एनी लॉ विच इज नल एंड वाइड, और जुडिशियल रिव्यू की जो पावर है दैट इज अंडर आर्टिकल 13। ठीक है, दैट इज एनी लॉ विच इज इनकंसिस्टेंट और इन डेरोगेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स शेल बी नल एंड वॉइड। ठीक है जी, तो इसमें 3 आर्टिकल्स आपको याद रखना है, आर्टिकल 13, आर्टिकल 32, आर्टिकल 226। ठीक है, आर्टिकल 226 क्या है कि सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट की पावर है टू रिव्यू एनी लॉ विच इज इनकंसिस्टेंट विद और इन डेरोगेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट, और आर्टिकल 32 सुप्रीम कोर्ट पावर टू टू मेक एनी लॉ to make any law null and void which is inconsistent with fundamental rights। ठीक है, which are mentioned in article 13, that is article 13 क्या बोलता है, which define the definition of law। ठीक है, और उसके बाद ये जो आता है इंदिरा साने जजमेंट ऑफ 1992। इसमें क्या है, इंदिरा साने जजमेंट केस जो है ये 1992 में आया था। इसमें क्या बोलता है कि सुप्रीम कोर्ट बोलता है कि ये दिया हुआ इसमें डिटेल में, ये द हिंदू से मैंने आर्टिकल लिया हुआ है, इसमें बताया हुआ है कि इसमें बताया गया कि इंदिरा साने जजमेंट विच फिक्स दी रिजर्वेशन लिमिट एट 50%। ठीक है, कि जो भी रिजर्वेशन है उसकी जो मैक्सिमम लिमिट है कोई भी किसी भी पोस्ट में, तो नंबर ऑफ पोस्ट से उसका 50% से इंक्रीज नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इंदिरा साने केस क्या बोलता है कि it fixed the reservation limit at 50%. The judgment of Indira Sane has stood the test of time and has never been doubted by any judgment of this court। जस्टिस भूषण जो उन्होंने इसमें जजमेंट दी थी मराठा रिजर्वेशन में, उन्होंने बताया था कि इंदिरा सोने जजमेंट विच फिक्स द रिजर्वेशन लिमिट एट 50%। तो आपसे पूछा जा सकता है कि इंदिरा सोने जजमेंट कब आई थी, तो 1992 में आई थी, और ये क्या करती, इन्होंने फिक्स किया था कि जो भी रिजर्वेशन की जो मैक्सिमम लिमिट है दैट मस्ट बी 50% ऑफ द टोटल पोस्ट। और उसके बाद एक और इसमें बहुत इंपॉर्टेंट आता है कि आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन 102 अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है, इसमें क्या है, एक ये आता है कि आपको कॉन्स्टिट्यूशन का 102 अमेंडमेंट एक्ट कब आया था, तो ये जो है 2018 में गवर्नमेंट लेके आई थी इसको, और इसमें आपको क्वेश्चन आ सकता है कि कॉन्स्टिट्यूशन 102 अमेंडमेंट एक्ट, और आगे आता पेयर में आ सकता है कि आपको कब आया था, 2018 में, 2020 में, या उसको 2015 में। ठीक है, तो इसमें से आपको आएगा, तो ये इट वॉज ब्रोट इन 2018। इसमें क्या बोलता है कि इट डील्स विद द स्ट्रक्चर ड्यूटी एंड पावर ऑफ नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस। ठीक है, इन्होंने नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास को इन्होंने गठन किया था गवर्नमेंट ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने, उसने बताया था कि तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2018 इंसर्टेड द आर्टिकल 338B which deals with the structure, duty and power of National Commission for Backward Classes, और article 342A which deals with the power of the president to notify a particular caste as socially and economical backward caste। ठीक है, and power of parliament to change the list। इसमें उन्होंने बताया था कि 100 जो सेकंड अमेंडमेंट एक्ट आया था कॉन्स्टिट्यूशन का, वो 2018 में आया था, और उसमें इन्होंने आर्टिकल 338B जो है इंसर्ट किया था, जिसमें उन्होंने नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस का उनकी ड्यूटीज़, पावर्स और स्ट्रक्चर क्या रहेगा। ठीक है, मतलब उन्होंने नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास का इसमें फॉर्मेशन किया था, उसकी ड्यूटी, पावर और स्ट्रक्चर क्या रहेगा। और उसके बाद प्रेसिडेंट को जो है उन्होंने ये बताया था कि प्रेसिडेंट हैज़ द पावर टू नोटिफाई, कोई भी कास्ट है उसको सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड अगर क्लास अगर डिक्लेयर करना है,
तो उसको ओनली प्रेसिडेंट उसी को नोटिफाई कर सकता है, और पार्लियामेंट उसमें कोई चेंज कर सकती है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि मराठा रिजर्वेशन से रिलेटेड जो अभी जो न्यूज़ में है, इससे रिलेटेड आपको किसी भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। आर्टिकल 13, आर्टिकल 32, आर्टिकल 226 और नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस दैट इज आर्टिकल 102, ये सब चीज़ें आपको, और इंदिरा साहनी जजमेंट केस, ये अगर 4-5 चीज़ें आपने याद रख ली तो डेफिनेटली आपके 3 या 4 नंबर या 2 नंबर कम से कम आपके इस एग्ज़ाम में पक्का आ जाएंगे। ठीक है, तो जेंटलमैन, दिस इज़ माय रिक्वेस्ट टू यू, और आप जो मेरे वीडियोस को पक्का लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, सो दैट आई कैन मेक मोर ऑफ सच वीडियोस टू यू। और आगे भी जो कुछ न्यूज़पेपर्स में या दूसरे स्टैटिक्स में आएंगे, मैं आपको कंटिन्यू वो लाता रहूँगा, और इन बिटवीन में पॉलिटी की भी आपको तैयारी करवाता रहूँगा, और बीच में हिस्ट्री की भी मैं स्टार्ट करूँगा, सारे जितने भी सब्जेक्ट हैं, सो दैट यू गेट गुड मार्क्स इन योर एग्जाम्स। थैंक यू वेरी मच ओके जेंटलमैन, और मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।